हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है और इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन द फॉलोइंग का पार्ट। ठीक है, अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 का भी कैलकुलेशंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स के एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझ लिए। इसको किस तरीके से आपको समझना है, क्या क्या उसमें पॉइंट होते हैं, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, देन आप उसको ऑब्जेक्टिव्स कवर करोगे। याद रखिए, जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसमें आपके ABT 20 मार्क्स के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं एंड 20 मार्क्स आपके बोर्ड के रिटर्न पेपर्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। राइट, मतलब कि अगर आप 20 मार्क्स देखिए, ABT में 20 मार्क्स और इंटरनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके देखिए बोर्ड के, उसमें आपको 20 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स का सिर्फ पेपर्स है। यानी कि आप 100 में से ऑब्जेक्टिव्स मार्क्स बहुत ही ईजी तरीके से कवर कर सकते हो। सिर्फ आपको फोकस करना है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे एंड कैलकुलेशन द फॉलोइंग पे। राइट, तो इस पे मैं कंटिन्यूसली वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को जरूर देखिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 40 मार्क्स ईजी तरीके से कवर कर सके। याद रखिए, पूरे होल सिलेबस में से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है आपका सेकेंड चैप्टर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का NPO। इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन द फॉलोइंग और जिसके ऑब्जेक्टिव्स पार्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में भी जाके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, कैलकुलेशन द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10% पर एनम डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर्स। ठीक है, ₹50,000 फॉर 3 मंथ। यानी कि मैंने जो फर्नीचर परचेस किया 50,000 का वो 3 मंथ तक सिर्फ मैंने यूज़ किया हुआ है। यानी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लोज हो रहा है 3 मंथ में। राइट, आपको यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जस्ट यहाँ पे हिंट गिवन है कि आपको 3 मंथ तक आपने उस फर्नीचर को यूज़ किया हुआ है और उस पर आपको 10% पर एनम के बेसिस पर एनम मतलब क्या होता है कि 1 साल के बेसिस पे आपको यहाँ पे डेप्रीसिएशन देना है। तो हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं और इस पर आपको 1 मार्क्स कैसे मिलेगा। राइट, याद रखिए ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि कैलकुलेशन द फॉलोइंग आपके बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए आता है ये। तो इसका चलिए हम सोल्यूशंस देखते हैं। इसका सोल्यूशंस क्या होगा। फर्स्ट वन हम यहाँ पे हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर्स। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। जब भी आप आंसर लिखते हो तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो। राइट, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर्स। और यहाँ पे फर्नीचर्स का अमाउंट दिया हुआ है आपको 50,000। लिख लेते हैं फर्नीचर इस 50,000 और आपको डेप्रीसिएट कैलकुलेट करना है तो इसका 10% आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10% फॉर 3 मंथ। 3 मंथ मतलब 3/12। देखो, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं और यहाँ पे 3 मंथ के बारे में डिस्कस किया है। तो 3 मंथ हम इस तरीके से लिखते हैं 3/12। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स का 1 0 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर से। देन 3 4 12 हो गया। यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे कट नहीं करना है आपके पेपर्स में, आप पेंसिल से यूज़ कर सकते हो लेकिन पेन का यूज़ करके कट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5,000 डिवाइड बाई 4। अगर मैं 5,000 को डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा 1, तो 4 2 ज़ा 8, फिर रिमेनिंग बचा क्लास 2, तो 20 हो गया। 5 4 ज़ा 20 और एक 0। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जैसा भी कैलकुलेशंस आता है। अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस आता है तो आप इस तरीके से कीजिए। याद रखिए 1 मार्क्स का समय, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बोर्ड एग्जाम में 3 आवर्स का पेपर्स है। हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, 1 रिमेनिंग आया यहाँ पे और एक 0। 4 2 ज़ा 8 होता है। तो अगर मैंने 10 में से 8 माइनस किया तो 2 हो गया। फिर ये अगेन एक 0 आएगा तो 4 5 ज़ा 20, तो 20 ये हो गया पूरा नील और एक 0 बचा है तो यहाँ पे एक 0 आ गया। राइट, तो इस तरीके से आपका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे क्लास, डेप्रीसिएशंस ऑन फर्नीचर फॉर 3 मंथ इक्वल्स टू ₹1,250। आई होप क्लास की ये जो कैलकुलेशन था ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको समझ में आ गया। आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है जो कि आपको 1 मार्क्स पूरा देगा बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है
12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 ईयर्स, मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है 80,000 का 1 साल के लिए और उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है बैंक को 12% पर एनम के बेसिस पे। तो अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ, हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट, इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें बैंक लोन कितना है अपने पास 80,000 यहाँ पे मेंशन करो और कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट देना है 12%, तो 12/100 फॉर 1 ईयर्स। 1 ईयर्स यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 12/12 होता है, देन 12 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है डिनोमिनेटर्स में, तो न्यूमिनेटर्स में 2 ज़ीरो माइनस हो जाएगा। ओके, देन हम इसको यहाँ पे क्या बचा अपने पास 800 × 12, तो 8 2 करेंगे, सॉरी 8 × 12 करेंगे, तो 12 8 कितना होता है 96, ऐसा भी लिख सकते हो 12 8 96, और कितने जीरो से यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, मतलब 9,600 का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा 1 ईयर्स का। तो अब इसका स्टेटमेंट दूंगा, बस इसमें इतने ही कैलकुलेट करना था। यहाँ पे लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 1 ईयर्स इज ₹9,600, राइट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन द फॉलोइंग की सम्स को सॉल्व करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एनपीओ के क्वेश्चंस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹5,000, राइट, परचेज स्टेशनरी 7,000 एंड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 12,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन यहाँ पे 1,000। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग स्टेशनरी था 5,000 का, मतलब कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एनपीओ जब मैंने नॉट प्रॉफिट जो कंसर्न था वो स्टार्ट किया, तो मेरे पास स्टेशनरी था 5,000 पहले से ही था, ठीक है। फिर मैंने उसमें कुछ परचेस कर लिया 7,000 का, फिर मैंने और भी परचेस किया था लेकिन मैंने उसका बिल पे नहीं किया 12,000 का, राइट। और एंड ऑफ द ईयर, 1 साल ख़त्म होने पे मेरे पास क्लोजिंग कितना बचा 1,000 का स्टेशनरी बच गया। तो मुझे बताना है कि मैंने पूरे ड्यूरिंग द ईयर्स कितना स्टेशनरी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये आपको अपडेट करना है, ये बताना है यहाँ पे। तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन ओपनिंग, ठीक है, ऐसे लिखना, सॉरी पहले हेडिंग देना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे लिखना है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐसा हेडिंग देना है एक, क्योंकि हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको अंडरलाइन कर देना है। देन इसके बाद लिखना है इसमें ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे हम अमाउंट का ऐसा साइन दे देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास यहाँ पे 5,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,000। फिर इसमें ऐड करूँगा क्लास परचेस, याद रखिए कभी भी ओपनिंग में परचेस ऐड होता है, कोई भी सिचुएशंस में ओपनिंग में परचेस क्या होगा ऐड होगा। तो परचेस का अमाउंट कितना है 7,000, यहाँ पे देख सकते हो 7,000 परचेस है। अगेन मैं इसमें ऐड करूँगा जो मैंने आउटस्टैंडिंग बिल बना के रखा हुआ है, तो लिखूँगा ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी बिल। तो मैंने 12,000 का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बना के रखा था। अब ये तीनों जो है मेरे पास ट्रांजेक्शन्स वो ऐड हो जाएंगे, 5,000 7,000 एंड 12,000, इसको ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 24,000। देन इसमें से मैं लेस कर दूँगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा स्टेशनरी जो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो 1,000, राइट। तो 24,000 में से 1,000 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 23,000। अब ये जो 23,000 है इसको मैंने कंज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे लिखूँगा कंज्यूम्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सिर्फ 24,000 में से मैंने 1,000 का जो स्टेशनरी था उसको यूज़ नहीं किया हुआ, वो मेरे लिए अनयूज़ था, और 23,000 का जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था उसको मैंने कंज्यूम्ड कर लिया हुआ है। तो मेरे क्वेश्चन में मुझे बस इतना शो दैट करना था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, तो मैंने कितना कंज्यूम किया 23,000 का। आई होप क्लास की ये क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेशन द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। याद रखिए ऐसा कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस आउटस्टैंडिंग है,
ठीक है। देन उसमें से लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में किया, ये किसी पे भी अप्लाइड होगा, एक्सपेंडिचर जो पार्ट होते हैं उस पर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे। आप उसको तब तक राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, सैलरी रुपीज़ 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 5,000, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपको तो मेंशन कर दिया कि आपको बताना है कि डेबिटेड साइड में एक्सपेंडिचर्स में, ठीक है, सैलरी कितना आएगा ये बताना है आपको, एग्जैक्ट सैलरी कितनी आएगी। अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है, तो मेरा फॉर्मेट में क्या आएगा, फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ लिखूंगा यहाँ पे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे नाम नहीं दिया तो डैश करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। ओके, तो इस तरीके से हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। चलिए, तो इसका मैं कॉलम बना लेता हूँ सर टी फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ का तो यूज़ नहीं है इनकम साइड का। देखिए, जो डेबिट साइड है वो है एक्सपेंडिचर का पार्ट, यानी कि आपने फाइनल अकाउंट किया हुआ है जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता है क्लास, ठीक है। एक्सपेंसेस जो लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो डेबिट साइड होते हैं, और जो इनकम साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे इनकम में क्या आता है, इनकम और गेन, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड में आता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेट बना के इसको बताता हूँ कि सैलरी मेरा 10,000 का है और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा 5,000 का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में मेरी सैलरी कितनी डेबिटेड होगी। आप विदाउट फॉर्मेट भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मेट बना के ही सॉल्व करना है, विदाउट फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है। विदाउट फॉर्मेट भी हम देखेंगे और विद फॉर्मेट भी देखेंगे। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, पहले तो लिख लो यहाँ पे टू सैलरी, क्योंकि सैलरी डेबिट साइड में होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो 2 के साथ आएगा। सैलरी कितना अपने पास 10,000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,000, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। याद रखिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा यहाँ पे ऐड होता है। देखिए, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है या एडजस्टमेंट में कहीं पे कंफ्यूजन है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। टोटल मैंने ऐसे सुपर 30 एडजस्टमेंट बनाए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेगा। तो आप उस सुपर 30 एडजस्टमेंट को देखिए, समझिए और उसको बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अगर उसमें कहीं पे कोई भी ऐसा क्वेरीज आता है, कोई डाउट आता है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी तो लिख दिया मैंने 10,000, याद रखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी की मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ पे लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मुझे यहाँ पे गिवन है 5,000 का, तो टोटल हो जाएगा मेरे लिए 15,000, राइट, यहाँ तक। तो मतलब कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में कितना आएगा, 15,000 की एंट्री यहाँ पे पास होगी, ठीक है। चलिए मैं अभी इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ, हमें इसका स्टेटमेंट भी राइट डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या पूछा है, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो द से लेके मैं अकाउंट तक कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट लिखने के लिए। द सैलरी to be debited to income and expenditure account ठीक है, अकाउंट इज ₹15,000। हो गया, तो इतना कहते हैं आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देखो, अगर विदाउट फॉर्मेट में जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, ये फॉर्मेट नहीं बनाना है, सिर्फ क्या लिखना है, सैलरी लिखना है, ऐड आउटस्टैंडिंग लिखना है, बस इतना ही। सैलरी लिखना है, ऐड आउटस्टैंडिंग लिख देना है, तो सेम आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे विदाउट फॉर्मेट एंड आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगा, बस इतना ही है विदाउट फॉर्मेट। लेकिन फॉर्मेट के साथ करोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स भी मिल सकता है। आते हैं अभी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है यहाँ पे कि लाइब्रेरी बुक है रुपीज़, ठीक है, डैश कर दिया हुआ है, अननोन कर दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन मार्क दे दिया हुआ है। आपको बताना है कि लाइब्रेरी बुक की अमाउंट कितनी होगी। अगर इसमें से हम लेस करते हैं 10% का डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना है, 5,000 है, और इक्वल टू 45,000 आपका टोटल अमाउंट बचा, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी बुक से हमने 5,000 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 45,000। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि लाइब्रेरी बुक 50,000 होगी, जिसमें से हम 5,000 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 45,000, राइट।
तो ये तो हम ना हो गया ओरली बेसिस। अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है, क्योंकि आपको लिखने पे मार्क्स है, ओरली पे मार्क्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट जैसा दिया हुआ सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लाइब्रेरी बुक गिवन है मुझे यहाँ पे, ठीक है, जिसका अमाउंट नहीं पता, लाइब्रेरी बुक इन अमाउंट हो गया। फिर इसमें से मैंने लेस कर दिया हुआ है, लेस, ठीक है, लेस 10% डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना है 5000, और इक्वल्स को कितना बचता है मेरे पास 45,000। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन लेट कर दिया कि लाइब्रेरी बुक कितनी होगी। यहाँ पे तो आप मैथमेटिकल वे से सॉल्व कर लेंगे इसको कि वो एक्स अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, एक्स अमाउंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, फिर इसमें से माइनस करूँगा मैं 5000 डेप्रीसिएशन और इक्वल्स टू ₹45,000, राइट। 5000 यहाँ पे माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, मतलब 45,000 प्लस 5000, तो मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई ₹50,000, राइट। तो x क्या था मेरे लिए यहाँ पे, लाइब्रेरी बुक। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लाइब्रेरी बुक इक्वल्स टू ₹50,000। तो मुझे यही कैलकुलेट करना था कि मेरी लाइब्रेरी बुक की अमाउंट कितनी होगी। तो लाइब्रेरी बुक की अमाउंट कितनी आएगी 50,000। आई होप क्लास की ये टोटल जो 5 क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया कि कैलकुलेशन द फॉलोइंग को किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड जो आपके अभी रिमेनिंग बच गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं। आप उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझ सकते हो और उसके बेसिस पे आप आंसर बता सकते हो खुद से ही, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही मुझे आपको करवाना था, कैलकुलेशन द फॉलोइंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें कैलकुलेशन द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।